हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजीएन ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है जो केपी एंड केसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे केपी केसी को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये छोटा सा वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि केपी और केसी से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, और उस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको केपी और केसी कैसे निकाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एक क्वेश्चन में हम मतलब आपको बताने वाले हैं। और अब गौर से देखिएगा, अभी तो ये हम शुरू में 4-5 पॉइंट आपको बोलेंगे या इसमें बताएंगे। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5-6 पॉइंट जो भी है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो ये 5-6 पॉइंट तो आपको हमेशा इसको आपके दिमाग में ये रहना ही चाहिए। ये एक शार्ट नोट्स की तरह है, बिल्कुल छोटा, और ये बिल्कुल एग्ज़ाम में एकदम क्विक रिवीजन के लिए ये है। और इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे केपी केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी है आपके दिमाग में हमेशा ये रहना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक क्या है? केपी एंड केसी। तो ये जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा ये एक पहला टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं, इसको हम कहते हैं पहला पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, और आपसे पूछ रहा है 2-3 रिएक्शन दिए हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दिया है, और वैल्यू देने के बाद पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन स्टेबल है या कौन से रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो स्टेबल हैं, किसका डीओबी सबसे ज़्यादा है, कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, कौन नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये छोटा सा एक मतलब एक छोटा पॉइंट है। तो आप गौर से समझिए। जैसे कोई अगर रिएक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, इसका केमिकल इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया 10⁵, और दूसरा दिया बी गिव्स सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया 10⁻⁸। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल है या कौन से रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो उसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले कोई जो रिएक्शन दिया है, हर रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हाई हो गया, मतलब ज़्यादा है, जैसे 10⁻, ज़्यादा है 10⁵, 10⁻⁻8 से ज़्यादा है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हाई है तो इसका क्या मतलब होता है कि मतलब उसका यानी उस रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है ये मोर स्टेबल होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। और साथ ही साथ उस रिएक्शन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो हाई होता है। और ये ऐसे रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, मतलब ये बस कंप्लीट होने ही वाले होते हैं, हम मान सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गए। तो जिसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है, यानी जिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई होता है, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होता है, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। उसी तरीके से अगर हम चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर लो दिया है तो यानी उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है, उसका डीओबी बहुत ही कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही लो होता है, और साथ साथ ये रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन ये कंप्लीट कब होगा इसका कुछ पता नहीं चलता है। रिएक्शन स्टार्ट बट इट इज़ प्रोसीडेड वेरी लेस एक्शन, मतलब ये कितना, मतलब कब ख़त्म होगा इसका कोई मतलब टाइम नहीं होता है। ये स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट कब होगा इसका पता नहीं चलता है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेक करेंगे, अगर हाई है तो इसका मतलब होता है कि उसका उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट बहुत ही हाई होगा, ये मोर स्टेबल होगा, उसका डीओबी ज़्यादा होगा, और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। और जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो है तो उसका मतलब जो बनने वाला प्रोडक्ट, उस रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, और ये रिएक्शन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट कब होता है ये कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि यही एक रिएक्शन दिया है 8 गिव्स बी और के इक्विलिब्रियम 10⁵ दिया है, और दूसरा रिएक्शन दिया है बी गिव्स सी
और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया 10⁻⁻⁸। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल है या कौन से रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है या किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है या कौन से रिएक्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा कर कंप्लीट है। तो ऐसे देख के हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हम देखेंगे पहले किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁵ है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्टेबल है, मोर स्टेबल है, मतलब इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा। और इसी तरह इसका रिएक्शन बी गिव्स सी दिया, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁸ है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो कम स्टेबल है, मतलब ये प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव होगा। ये तो था पहला पॉइंट। तो वही हम कह रहे हैं कि इसमें हम 3-4 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं और ये हर एक पॉइंट को आप ट्रिक भी समझ सकते हैं या पॉइंट भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दूसरा जैसे कि एक होता है कि रिलेटिंग, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2-3 रिएक्शन दे दिया है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ की वैल्यू दिया है और कुछ की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। जैसे रिलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आपको रिएक्शन दिया है, सपोज दैट आपको एक रिएक्शन दिया है ए गिव्स बी और इसके के की वैल्यू अगर मान रहे K1 की वैल्यू दिया है x, और दूसरा रिएक्शन है बी गिव्स ए और ये K2 की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो गौर से देखिए, जब भी ऐसे रिएक्शन आपको दिए हैं, मतलब ए देखिए ए दिया है, ए से बी बना रहा है, इसके के की वैल्यू दिया है और बी से फिर ए पूछ रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन कभी भी अगर ऐसे दिए हैं तो K2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो K1 की वैल्यू होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर दें, मतलब 1/K1 कर देंगे। ये इसका एक फार्मूला है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो इसके वैल्यू के की वैल्यू को हम पलट देंगे, यानी ए गिव्स बी, के की वैल्यू एक्स दिया है और फिर बी गिव्स ए पूछ रहा है तो K2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी K2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/K1। जैसे एग्जांपल क्या है, ये अगर H2 है प्लस I2, ये बना रहा है 2HI, इसमें K1 की वैल्यू हम मान रहे हैं कि 10 दिया है और फिर 2HI गिव्स H2 प्लस I2, इसमें K2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यानी K2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे, K2 इक्वल टू, मतलब सेम उल्टा दिया है, H2 प्लस I2 मिल के 2HI बना रहा है और फिर 2HI टूट कर H2 प्लस I2 बना रहा है और इसमें K2 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया है और K2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो K2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/K1 कर देंगे और 1/K1 करेंगे तो 1/K1 की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 10, ये 10 लिख देंगे, मतलब K2 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 1/10। ये इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, अगर हाई है लो है तो क्या क्या उसका कंडीशन, मतलब क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है कि मतलब अगर हाई दिया तो क्या क्या होगा, लो दिया तो क्या होगा, स्टेबल कब होगा, इसका प्रोडक्ट स्टेबल कब होगा, ये पहले पॉइंट से निकल जाएगा। और दूसरे पॉइंट में यही होता है कि अगर इस टाइप के रिएक्शन आपको दिए हैं तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे हम निकालेंगे। अगर रिएक्शन
एक रिएक्शन दिया है और उसी को उल्टा करके फिर K2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट होता है कि अगर कोई रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हो। इफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई नंबर, अगर कोई रिएक्शन दिया है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के की वैल्यू या K1 K2 K3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे कि अगर सपोज एक रिएक्शन दिया है A गिव्स B और इसमें K1 की वैल्यू दिया है X, कुछ भी दिया है, और आपसे पूछ रहा है NA गिव्स NB और ये K2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि पहले हम देखेंगे कि A से B बना रहा है, K1 की वैल्यू दिया है, और फिर A से B ही बना रहा है, लेकिन इसमें क्या है N से मल्टीप्लाई किया है। N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो K2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो K2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, K1 की वैल्यू के ऊपर यानी इसके पावर जो यहाँ पे N दिया है उसी को यहाँ K1 पावर चला जाएगा, यानी K के पावर N हो जाएगा। ये फार्मूला लगेगा इस पर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो ये वाला फार्मूला लगाना है। कैसे, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मान लीजिए A है, वही A से क्या बना रहा है B, और यहाँ K1 की वैल्यू हम मान रहे 10 दिया है, और यहाँ 2A से बना रहा है क्या 2B, और यहाँ K2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो वही सिंपल, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यानी K2 की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही हम देखेंगे कि A से B बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है A से B बना रहा है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ जितने नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो K1 के पावर हो जाता है, यानी K1 के पावर कितना हो जाएगा N, यही फार्मूला लगाएंगे, और N की वैल्यू यहाँ क्या दी है 2 है 2। अब सिंपली क्या है K2 इक्वल टू K1 की वैल्यू यहाँ क्या है 10 है, मतलब 10 के पावर क्या हो जाएगा 2, और ये K2 की वैल्यू निकल के आ जाएगा 100। ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन जैसे ये है कि A गिव्स B, इसमें वही मान लीजिए K1 की वैल्यू 10 दे दिया है, और यहाँ पे 1/2 सेम इसी के ऊपर एक जैसे इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा और K2 की वैल्यू पूछेगा। तो इसमें सेम वही फार्मूला लगाना है, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 के पावर 1/2 बस, और K1 की वैल्यू क्या दी है 10 की पावर 1/2, यानी K2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 की पावर 1/2, या इसको अंडर रूट कर सकते हैं जो भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये तीसरे पॉइंट में इस तरीके से क्वेश्चन ये निकलता है। यानी 3 पॉइंट हमने आपको बताया। क्या, पहला ये बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को देख के हम उसके कैरेक्टर को बता सकते हैं रिएक्शन के, कि प्रोडक्ट कैसा होगा, हाई, लेस स्टेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये क्या होगा, ये पहले टॉपिक पहले पॉइंट्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करके कैसे हम उसके K1 K2 की वैल्यू को निकालते हैं। अगर रिएक्शन दिया है K1 की वैल्यू दिया है तो उसको हम अगर उल्टा करके रिएक्शन दिया है तो उसकी K1 की वैल्यू को हम उसको उल्टा कर देंगे और उससे K2 की वैल्यू निकल जाएगा। ये हमने आपको एग्जांपल करके बताया। तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि अगर रिएक्शन दिया है और दूसरे रिएक्शन पूछ रहा है, उस रिएक्शन में मल्टीप्लाई हुआ है किसी नंबर से, तो K2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए ये छोटा सा पॉइंट है। तो 3 पॉइंट ये हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट का। चौथे पॉइंट में क्या है
अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपको हमेशा ये दिमाग में रटे होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि अगर दो रिएक्शन को इज एडेड, अगर दो रिएक्शन को ऐड करके तीसरा कोई रिएक्शन बना रहा है और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है K1 K2 K3, यानी दो रिएक्शन दिया है, उसमें K1 की वैल्यू दिया है, K2 की वैल्यू दिया है और उसको जोड़ के तीसरा रिएक्शन बना रहा है, उसमें K3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जैसे एक रिएक्शन हुई है A गिव्स B, इसमें K1 की वैल्यू कुछ दिया है, कुछ भी। दूसरा दे रहा है C गिव्स D, इसमें K2 की वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन, और इन दोनों को जोड़ दिया है, जोड़कर क्या बना दिया, A प्लस सी गिव्स B प्लस D, और ये K3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब ऐसा कोई रिएक्शन दिया हो, दो रिएक्शन दिया हो, उन दोनों को जोड़कर तीसरा रिएक्शन बनाया है और इसमें K की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। यानी K3 की वैल्यू निकालने के लिए जो ऊपर पहला और दूसरा रिएक्शन दिया है उसका जो K की वैल्यू यानी K1 और K2 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो K3 का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब K3 की वैल्यू निकालना है तो K1 इंटू K2 ये कर देंगे तो निकल जाएगा K3 की वैल्यू। मतलब दो रिएक्शन को जोड़ा है, दो रिएक्शन को जोड़कर तीसरा रिएक्शन ये बनाया है और इसमें K3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो K3 की वैल्यू निकालने के लिए पहले रिएक्शन का K और दूसरे रिएक्शन का K दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो K3 की वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है, जब दो रिएक्शन को ऐड करके बनता है तब। ये चौथा है। अब पांचवा जैसे है कि अगर दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, इफ रिएक्शन क्या है, इज सब्सट्रैक्टेड। अगर रिएक्शन को घटा रहा है उसके बाद उसमें K की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। जैसे भाई A गिव्स B, इसमें K की वैल्यू कुछ दिया है, K1 की वैल्यू। फिर यहाँ दिया है C गिव्स D, इसमें K2 की वैल्यू दिया है और इसको क्या करा, दोनों को क्या कर रहा है, आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहा है, घटा रहा है, दोनों को घटा दे रहा है। मतलब A माइनस C गिव्स B माइनस D और ये K3 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई में क्या लिख सकते हैं, A, ये माइनस D को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस D गिव्स B, और ये माइनस C को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस C। ये रिएक्शन ये है, एक्चुअली में ये रिएक्शन है। और इसमें K3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, K3 इक्वल टू, इस टाइप का अगर यानी दोनों को सब्सट्रैक्ट करके अगर तीसरा कोई रिएक्शन बना रहा है और K3 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें हम K1 डिवाइडेड बाई K2 कर देंगे। मतलब K1 डिवाइडेड बाई K2 कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के चला आएगा K3 का। इसमें क्या था, अगर रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं। दो रिएक्शन दिया है उसके K की वैल्यू दिया है, अब दोनों को घटाकर एक नया वो रिएक्शन बना रहा है और उसमें K3 की वैल्यू को पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे भाई। K3 की वैल्यू को निकालने के लिए पहला जो रिएक्शन दिया है और दूसरा जो रिएक्शन दिया है दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करना। मतलब K1 डिवाइडेड बाई K2 कर देंगे तो हमें K3 की वैल्यू निकल के चला आएगा। ये था पांचवा पॉइंट, अगर सब्सट्रैक्ट करते मतलब घटाता है दो रिएक्शन को। और छठवां क्या है, छठवां पॉइंट ये है कि अगर
अगर इसमें हम आपको केपी और केसी का रिलेशन बताने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये 5-6 पॉइंट है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उस क्वेश्चन में केपी और केसी के वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है एक एक स्टेप करके आपको बताएंगे, एक एक स्टेप करके एकदम बिल्कुल एक एक पॉइंट बताएंगे उसमें। तो ये हम बता रहे हैं कि केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, सिंपली केपी इक्वल टू केसी पावर इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, ये इसका रिलेशन होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं जो शुरू से मैं इसको अगर इस टॉपिक को स्टडी करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है कि केपी केसी का रिलेशन निकालने में कि केसी पहले होगा कि केपी पहले होगा। तो इसमें कभी कभी रिलेशन उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पे केपी और केसी में केसी पहले लिखे हैं कि केपी पहले लिखे हैं। तो जो शुरू में लोग पढ़ते हैं, कभी कभी पहली बार दूसरी बार लोग पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए हम बता रहे हैं, याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको एक छोटा सा ट्रिक में आप याद कर सकते हैं। पी और सी मतलब होता है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका से हो गया पी और चोपड़ा मतलब सी। तो ये एक छोटा सा दिमाग में बना रहेगा। तो दिमाग में अगर इसको छोटा सा बस याद करने का तरीका है कि प्रियंका चोपड़ा एक दिमाग में रहेगा तो पी, प्रियंका मतलब पी, के भी पहले होगा, चोपड़ा मतलब सी बाद में। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब इसमें के पी क्या होता है, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें आर की वैल्यू जो होता है, आर की वैल्यू क्या होता है 0.0821, ये आर की वैल्यू होता है। या इसके जगह पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं 1/12। ये बहुत ही आसान, मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। अगर कि इस पूरे जगह पे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, या इसके आर की जगह पे ये लिख देंगे तो भी क्वेश्चन निकल आएगा। दूसरा क्या होता है डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल कितना है उसमें से रिएक्टेंट के मोल को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हमें डेल्टा एन की वैल्यू निकल आएगा। तो ये एक रिलेशन होता है केपी और केसी के बीच का। और ये 6 पॉइंट हमने आपको बताया। सातवां जैसे एक इसको भी ध्यान रखना है कि मतलब ये तो अभी अब आ जाएगा क्वेश्चन में, अगर a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है और इसमें आपको के सी के पी निकालना है तो कैसे उसका फार्मूला होता है। के सी को अगर निकालना है इसमें तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इंटू डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये के सी। और के पी को निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये, तो इसका हम अगर इसको हम लिखते हैं केपी की वैल्यू में, केपी की वैल्यू को फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये केपी और केसी का एक फार्मूला कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है या कैसे इसको निकाला जाता है। तो ये हमने 7 आपको पॉइंट बताया, इसको पॉइंट भी कह सकते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं, आपको जो पसंद है वो कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का स्टडी कर रहे हैं तो ये इतना आपको जनरल, ये इतना आपको पता ही होना चाहिए कि ये 7 पॉइंट तो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला वही होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के क्या क्या हम उसका कैरेक्टर बताएंगे। दूसरा होता है कि अगर
रिएक्शन दिया है तो उसको हम कैसे K1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अगर K1 की रिएक्शन में कोई मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई है तो उसको हम कौन से फार्मूला लगा के उसको K2 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर दो रिएक्शन को जोड़ के तीसरा रिएक्शन बना दिया और उसमें K3 की वैल्यू पूछा तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। और अगर उसको सब्सट्रैक्ट घटा दिए सब्सट्रैक्ट कर दिया तो उसमें हम कैसे K3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये क्या है Kp और Kc में दोनों में क्या रिलेशन होता है उसको निकालने का मतलब फार्मूला क्या होता है वो हो गया। इससे Kp Kc अगर कहीं दिया है क्वेश्चन में तो यहाँ से भी निकल जाएगा। और फिर इसको Kp अगर कोई रिएक्शन दिया है तो Kp के Kc के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और Kp के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये 7 आपका क्या है बेसिक है कि अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हैं Kp और Kc टॉपिक से रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये 7 पॉइंट को आपको दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद हम अब एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम Kp और Kc को कैसे फाइंड किया था वो आपको बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे। तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए कायदे से गौर से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कर, इसमें Kp और Kc को फाइंड करना है, Kp एंड Kc को। इसमें दिया है कि PCl5 के A मोल है, PCl5 के कितने मोल है, A मोल है। उसको लिया एक कंटेनर में लिया है, इसका वॉल्यूम क्या है, V है। यानी A मोल ऑफ PCl5 आर टेकन इन ए कंटेनर जिसका वॉल्यूम क्या है, V है। और PCl5 का यहाँ दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X और टोटल प्रेशर दिया है एट इक्विलिब्रियम पर P है। तो हमें फाइंड करना Kp एंड Kc। ये रिएक्शन आपके सामने। तो हमने हमेशा आपसे यही कहा है कि जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये रिएक्शन को लिखना है। तो हम लिख रहे हैं रिएक्शन PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। ये आपका रिएक्शन है। इसमें क्या है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं था, मतलब जब ये जीरो पे था, T = 0, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तब इसके कितने मोल थे, PCl5 के A मोल, ये A मोल है। उस समय प्रोडक्ट क्या था, 0 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं था। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगा, मतलब A में से कितना डिसोसिएट हो जाएगा, कितना टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर दिया है तो उसका क्या मतलब होता है और उसके आधार पे हम ये मतलब जो यहाँ मोल दिया है टी इनिशियल पे उसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है वो हमने निकालना बताया था। तो चलिए क्या बताया था, यहाँ पे दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का दिया है x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया है, x। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल से x मोल जो है डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे मोल कितना दिया है PCl5 का इनिशियल में, A मोल। तो A मोल से कितने मोल डिसोसिएट होंगे, तो A इंटू एक्स बाई 1, इसको सॉल्व करेंगे तो AX आएगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम पे इनिशियल मतलब ये T = 0 जब था, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तब इसके A मोल थे और ये इक्विलिब्रियम पे इसी A में से AX जो था वो टूट कर निकल गया, मतलब डिसोसिएट हो गया। तो डिसोसिएशन कितना आ गया, AX, मतलब A में से AX जो है वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो ये डिसोसिएशन निकल गया। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया था कि पहले हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के पहले जो नंबर्स दिए होते हैं उसी को हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। और वो भी निकालना हमने आपको बताया था कि कैसे कंपैरिजन करके प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मोल PCl5 से 1 मोल PCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो AX डिसोसिएट हुआ है तो AX से कितने मोल PCl3 का फॉर्मेशन होगा, तो AX इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, AX आएगा। सेम उसी तरीके से 1 मोल PCl5 से 1 मोल Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो AX है, AX डिसोसिएट हुआ है तो AX से कितने मोल Cl2 का फॉर्मेशन होगा, तो AX इंटू 1 बाई 1। तो ये भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, AX। ये निकल के आ गया। अब क्या होता है कि हमें ये पूरा पता चल गया कि कितना यहाँ डिसोसिएट हुआ और प्रोडक्ट क्या क्या बना।
तो हम अब निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम पे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या करें, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, ए माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स। तो यहाँ पे माइनस ए एक्स, यहाँ प्लस ए एक्स, ये तो इन दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस ए एक्स। मतलब टोटल मोल यहाँ आ गया ए प्लस ए एक्स। ए प्लस ए एक्स ये टोटल मोल आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, केपी और केसी में फाइंड करना है। तो हमें केसी अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें केसी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि केसी बराबर होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें क्या निकालना है अब, हमें केसी फाइंड करना है। तो केसी फाइंड करने से पहले हमें इन सभी का वो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नाउ कंसंट्रेशन को हम सी से डिनोट करते हैं। और कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है ये मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कितने मोल हैं, मोल्स, ये हर एक इंडिविजुअल की कितने मोल हैं, यानी PCl5 के कितने मोल हैं, PCl3 के कितने मोल हैं, Cl2 के कितने मोल हैं। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये अरे मोल यहाँ एन है, ये नन एन मोल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला आ जाएगा कंसंट्रेशन का। अब ये फार्मूला लगा के हम हर एक इंडिविजुअल का, मतलब PCl5 का, PCl3 का, इन सभी का हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम PCl5 का हम देखते हैं कितने मोल है PCl5 के। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो PCl5 का हमें निकालना है, तो कितना मोल है, ए माइनस ए एक्स। इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए एक्स बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको पता है कि ये क्वेश्चन में दिया है कि वॉल्यूम कितना, वी है। तो हम वी से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड, ये वी हो गया। ये कंसंट्रेशन निकल के आएगा PCl5 का। अब PCl3 का हमें इसी तरह निकालना है, वो क्या हो जाएगा, इसके कितने मोल हैं, ए एक्स है, तो ये हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है वी है। इसी तरह हम Cl2 का निकालेंगे, Cl2 का कितने मोल हैं, ए एक्स है, तो ये हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ये हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये पूरा निकल के आ गया, इस पूरे रिएक्शन का ये कंसंट्रेशन निकल के आ गया। अब जब कंसंट्रेशन निकल के आ गया तो हम के सी की वैल्यू लिख देंगे नाउ। अब के सी क्या होता है, के सी हमें पता है, के सी इक्वल टू होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है के सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रिएक्शन देख लीजिए, ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर देंगे तो हमारा के सी निकल के चला आएगा। तो प्रोडक्ट क्या है, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या है, PCl5। अब इसका हमने कंसंट्रेशन सब का निकाल लिया है। PCl3 का कितना कंसंट्रेशन है, ये है, PCl3 का हमने निकाला, ये है, Cl2 का ये है, और PCl5 का ये है। तो हम सब का वैल्यू पुटअप कर देंगे। PCl3 कितना, AX बाई वी, तो AX बाई वी ये हो गया। क्लोरीन का कितना है, AX बाई वी, AX बाई वी ये हो गया। इसको डिवाइड करते हैं किससे, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट कितना है, ए माइनस ए एक्स बाई वी, ये के सी की वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए से ए, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर,
एक्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ v बच गया और ये हो जाएगा a माइनस ए एक्स। अब इसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लेंगे तो बचेगा a, ये a एक्स स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो a b, यहाँ 1 माइनस एक्स। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया kc की वैल्यू, मतलब kc की वैल्यू आ गया आपका ये a एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई v 1 माइनस एक्स, ये आपका आ गया kc की वैल्यू। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना था kc एंड kp, तो kc की वैल्यू तो हमें पता चल गया, अब हमें निकालना है kp। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं तो डायरेक्ट kp नहीं निकलता है, kc तो हमें निकल गया। अब kp निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमें kp निकालना है। अब इसको निकालने से पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। हम सभी हर एक इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, सभी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद जो क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया होता है, ये P दिया है, उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर आएगा तो Kp की जो वैल्यू होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो इस पर हम पुट कर देंगे। तो हम चलिए मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं आई से, अरे एक्स से, और हम हर एक इंडिविजुअल का निकालेंगे, मतलब एक एक का, PCl5 का, PCl3 का, Cl2 सभी का निकालेंगे। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ये होता है मोल, मतलब ये मोल ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन को निकालने का। अब ये फार्मूला पे पुटअप करके हम एक एक का, हर एक इंडिविजुअल का क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब चलिए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हम निकालते हैं पहले मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं PCl5 का, PCl5 का। हमें क्या पता, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है कि मोल ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यहाँ मोल ऑफ इंडिविजुअल क्या है, PCl5 के कितने मोल हैं, ये आपको देखिए a माइनस ए एक्स, ये इसके मोल हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल हमने पहले निकाल दिया क्योंकि हमें पता था कि आगे इसका काम पड़ने वाला था। ये क्या है, टोटल मोल है, a प्लस ए एक्स। तो यहाँ रख दीजिए a प्लस ए एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब PCl5 का कितने मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन PCl5 का। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, PCl3 का। अब हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, PCl3 का। अब PCl3 का निकालने के लिए वही चीज़ होगा कि PCl3 के कितने मोल हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल मोल से। तो PCl3 के कितने मोल यहाँ पे निकाले हैं, AX, और Cl2 का भी AX है, तो मतलब PCl3 के कितने मोल हैं, AX डिवाइडेड बाई टोटल मोल यहाँ हमने निकाला A प्लस AX। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, ये 1 प्लस एक्स। ए से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, PCl3 के। सेम इसी तरह हम किसका निकालेंगे, Cl2 का निकालेंगे, Cl2 का। वही चीज़ Cl2 के कितने मोल हैं, AX टोटल मोल A प्लस AX, और इसको सेम उसी तरह A कॉमन x, और ये हो जाएगा A इधर कॉमन 1 प्लस एक्स। ए से ही कैंसिल, और ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये आपके हर एक इंडिविजुअल का, मतलब PCl5, PCl3 और Cl2 का ये निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब इस मोल फ्रैक्शन जो हर एक इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन आया है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर का, जो कि हमारे
उसमें क्वेश्चन में दिया है। ये टोटल प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे, P दिया है। अब इसी P को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसके मोल फ्रैक्शन में। तो चलिए हम इसके मोल फ्रैक्शन को उसके P से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर, नाउ पार्शियल प्रेशर, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल का निकाला, हर एक इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल। ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन, जो हमने निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल मोल से, सॉरी टोटल प्रेशर से। अब इसको हम ये फार्मूला लगा के हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल यानी सारे का PCl3, PCl5 और Cl2 का हम क्या निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। अब जब पार्शियल प्रेशर हमें मिल जाएगा तो उसको हम पुट कर देंगे Kp के फार्मूला पे। तो चलिए पार्शियल प्रेशर हम निकाल लेते हैं तीनों का। पार्शियल प्रेशर किसका, पहले PCl5 का निकालते हैं। तो PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालना तो कैसे निकलेगा, पहले क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। PCl5 का मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था, कितना आया था, आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ये PCl5 का है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये पूरा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन किसका, PCl5 का, और एक्स बाई 1 प्लस एक्स ये PCl3 का, और यही चीज़ आएगा Cl2 का। अब इसको क्या करेंगे, PCl5 का मोल फ्रैक्शन, तो वही चीज़ हम यहाँ आपके पुटअप करने जा रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना था PCl5 का, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये आपका मोल फ्रैक्शन था किसका, PCl5 का। अब इसमें इनटू यानी मल्टीप्लाई करना किसके, टोटल प्रेशर से, जो क्वेश्चन में दिया है P, टोटल प्रेशर दिया है क्वेश्चन में P, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, P से। अब ये क्या आ गया, पूरा पार्शियल प्रेशर आ गया PCl5 का। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, PCl3 का निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब PCl3 का मोल फ्रैक्शन देखेंगे। मोल फ्रैक्शन कितना हमने निकाला था, एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये मोल फ्रैक्शन किसका था, PCl3 का। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टोटल प्रेशर से, मतलब P से। तो ये निकल के आएगा पार्शियल प्रेशर किसका, PCl3 का। सेम इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, PCl2 का। PCl2 का वही निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, वही चीज़ है। इसके मोल फ्रैक्शन कितने थे, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके कितने मोल फ्रैक्शन है, एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल प्रेशर से। ये टोटल प्रेशर है, P टोटल। टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये पूरा क्या निकल के आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल यानी PCl5 का, PCl3 का और Cl2 का, इन सभी का पार्शियल प्रेशर ये हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल। ये सभी का पार्शियल प्रेशर निकल के आ गया। अब जब पार्शियल प्रेशर निकल के आ गया तो हम नाउ क्या करेंगे, Kp का फार्मूला लिख देंगे। Kp का फार्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट यानी रिएक्शन का पार्शियल प्रेशर क्या था, रिएक्शन ये है, ये आपका रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 Cl2। ये क्या आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हो गया। अब ये हमने यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन सभी का हमने निकाल दिया। अब इसी को हमें इस फार्मूला पे पुट करना है।
तो PCl3 का हमने निकाला था कितना, x बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी। फिर PCl2 का हमने निकाला वही x बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाई PCl5 का हमने निकाला है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी, मतलब टोटल प्रेशर। तो ये सभी का पार्शियल प्रेशर हमने इसे पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये सॉल्व करके क्या होगा, एक्स से एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, ये पी अपॉन ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और इधर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा आ गया Kp, मतलब Kp की वैल्यू यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, ये हमारा Kp आ गया। यानी Kp और Kc निकालना था इसमें। तो Kp और Kc कैसे निकलेगा, हमने एक एक स्टेप आपको बताया कैसे इसको हमने बताया कि एक सिखाया कि कैसे निकाला जाता है एक एक स्टेप करके। अगर आपको ये प्रैक्टिस पे आ जाएगा तो ये निकालने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और ये तो हमने आपको सिखाया कि कैसे एक एक स्टेप फॉलो करके हम Kp और Kc को निकाल सकते हैं। और यहाँ आप नोटिस करेंगे कि वहाँ क्वेश्चन में सिर्फ Kp और Kc ही निकालने के लिए कहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमने सॉल्व किया है। ये Kc यहाँ निकल गया, अगर Kp Kc पूछता तो Kp और Kc हमने निकाला इस क्वेश्चन में। और इसी क्वेश्चन में आप गौर कीजिए तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, यानी सारे इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर भी हमने निकाल दिया। ये सभी का PCl5 PCl3 Cl2 सभी का पार्शियल प्रेशर अगर पूछा होता इंडिविजुअल का तो यहाँ से इस क्वेश्चन में निकल जाता। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से आपके मोल फ्रैक्शन सारे निकल गए, सारे इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन निकल गए। अगर मोल फ्रैक्शन पूछा होता वो भी यहाँ से निकल जाता, और यहाँ से ये Kp और Kc निकल गया। और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल अगर पूछा होता तो वो भी निकल जाता। मतलब इस क्वेश्चन से कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। यानी टोटल मोल अगर पूछता तो यहाँ से हो जाता, और ये Kc यहाँ से निकल जाता, मोल फ्रैक्शन निकल जाता, पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर निकल जाता, और साथ ही साथ Kp Kc तो निकलता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमने आपको सिखाया कि कैसे Kp और Kc को निकालना है, और साथ ही साथ और भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इससे निकल जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था। आपको हमने मतलब एक एक स्टेप करके बताया कि Kp और Kc के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।